ओके, तो स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन है कि दिखाना है कि एफ फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन नहीं है। जी एक्स अभी लिखेंगे, इसको दिखाना है कि ये फंक्शन है, ठीक है। शो करना है कि एफ एक्स जो है वो एक फंक्शन है। फंक्शन है तो फंक्शन के डिफिनीशन को फॉलो करेगा। फंक्शन का डिफिनीशन है कि सारा एक्स के लिए वाई में एक ही वैल्यू आना चाहिए, ठीक है। एक एक्स के लिए वाई का दो वैल्यू नहीं हो सकता है। तो इधर अगर हम एक्स माने और इधर हमारा एफ एक्स आ रहा है, वैसे तो इधर पूरा डोमेन होता है, पूरा को डोमेन होता है, लेकिन मान के चलते अभी हम एफ एक्स है तो एक्स का कोई भी वैल्यू डालेंगे 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का भी स्क्वायर क्या होगा 1। तो एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई का दो वैल्यू नहीं ना आ रहा है, एक्स के दो वैल्यू के लिए वाई का एक वैल्यू चलता है, लेकिन एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई का दो वैल्यू। तो कोई भी एक्स का वैल्यू लेंगे तो इधर हमको एक वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा कोई एक्स का वैल्यू नहीं है जिस पे दो मान हो एफ एक्स का। एक जगह पे हो सकता है, कहाँ पे 3 पे। 3 चूँकि इसमें भी है और इसमें भी है, जीरो से सॉरी -1 तो हमारे डोमेन में है ही नहीं है, ठीक है। एक्स का वैल्यू तो -1 है ही नहीं, जीरो से बड़ा लेना है। तो 0 से 3 के बीच में एक्स स्क्वायर पे चलता है। 3 पे ये एक्स स्क्वायर में भी है और 3x में भी है, मतलब अगर हम x3 लेंगे तो वो फंक्शन इसके अनुसार भी चल सकता है, इसके अनुसार भी चल सकता है। x2 लेंगे तो फंक्शन इसके अनुसार चलेगा, x1.5 लेंगे तो फंक्शन इसके अनुसार चलेगा, x4 लेंगे तो फंक्शन इसके अनुसार चलेगा। फंक्शन अभी नहीं बोलेंगे इसको, इसको एक रिलेशन बोलते हैं, इसके अनुसार चलेगा। लेकिन अगर हम 3 लेते हैं तो ये रिलेशन इसके अनुसार या इसके अनुसार दोनों के अनुसार चल सकता है। तो हम 3 पे देखते हैं, तो 3 पे इसका वैल्यू इसके अनुसार आएगा 9 और इसके अनुसार भी 9 ही आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। 3 पे अगर दो वैल्यू मिल जाता हमको तो ये फंक्शन नहीं रहता, लेकिन 3 पर भी एक ही वैल्यू मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन है, ठीक है। इसको इस तरह से दिखा देंगे कि f3 इज इक्वल टू 3a² इज इक्वल टू 9, और एक और है कि f3 इज इक्वल टू 3 × 3 9। तो ये फंक्शन है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब है जी एक्स स्क्वायर है 0 से 2 तक और 2 से 10 तक है 3x, ठीक है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि x और f का वैल्यू निकालना है। x 1 लेंगे 0 लेंगे तो 0 आएगा, इसके अनुसार चलेगा। 1 लेंगे तो 1 आएगा, इसके अनुसार चलेगा। 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 है या यहाँ भी 2 है, इस रिलेशन के अनुसार भी चल सकता है, इसके अनुसार भी चल सकता है। तो 2 पे अगर हम इसके अनुसार चले तो 4 देगा, और अगर इसके अनुसार चले तो 6 देगा। बाकी 3 लें, 3 तो इसके अनुसार चलेगा ना, क्योंकि x3 इसमें आ रहा है इस डोमेन में, तो इसके अनुसार 9 चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक ही मिला, 3 पे एक ही मिला, लेकिन 2 पे दो मिल गया ना, एक इसके अनुसार एक इसके अनुसार, तो ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि f2 एक आ रहा है 2 स्क्वायर 4 और एक जगह पे f2 आ रहा है 3 × 2 6, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक इमेज का, एक एलिमेंट का दो इमेज मिल रहा है। डोमेन के एक एलिमेंट का को डोमेन में दो इमेज मिल रहा है, इसलिए यह क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) दिया हुआ है x² और इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल देंगे। f 1.1 का मतलब क्या होगा 1.1 का स्क्वायर, और f1 तो क्या है 1 का स्क्वायर, और नीचे 1.1 से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.1, तो ये तो हो जाएगा 121 1.21 माइनस 1 का स्क्वायर 1 नीचे 0.1, तो हो जाएगा 0.21 बटे 0.1। तो इसको 0 लगा के हटा देंगे, काट देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 21 बटा 10 2.1, ठीक है आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस फंक्शन का डोमेन बोला है निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 इसका डोमेन बोला है। तो डोमेन कैसे निकलेगा, ये एक ऐसा रेशनल फंक्शन है ना, रेशनल फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो ये वहाँ पे इसमें एक ही कंडीशन लगता है ना, खाली डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब जगह ये सेटिस्फाई करेगा, सब जगह मतलब इसका डोमेन रहेगा। तो यहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए इसको सॉल्व कर देंगे कि क्या होगा 6x - 2x प्लस
2x नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक आ गया कि x माइनस 6 नॉट इक्वल टू 0, तो x 6 नहीं होगा, और एक x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, तो x 2 नहीं होगा, यानी कि 6 नहीं होगा 2 नहीं होगा, यानी कि डोमेन क्या होगा, डोमेन जो है वो r माइनस 2 और 6, 2 और 6 क्या किए, घटा दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि इसका रेंज बताइए, डोमेन और रेंज दोनों। तो रूट के बारे में हम लोग पढ़े हैं ना पहले से, कि अगर रूट ए है तो रूट ए में इसका पूरा का पूरा वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और ए का भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसमें वही अप्लाई करेंगे कि एक तो हो गया कि अगर इसको y मान ले तो रूट अंडर एक्स माइनस 1 ये जो होगा वह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये एक कंडीशन हो गया। चाहे यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एक कंडीशन, और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये डोमेन का अपना आ गया कहानी कि 1 जो हो उसे इन्फिनिटी तक हो गया क्या, डोमेन, क्योंकि और x पे कोई कंडीशन नहीं लग सकता है। y पे एक और कंडीशन लगता है कि आप एक बार y को x के रूप में करके देखें, बदल के। ठीक है, तो एक बार y को हम लोग x को y के टर्म बदल के एक बार उस पर अप्लाई करते हैं। तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे इसमें, जैसे y इक्वल टू एक्स माइनस 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो यहाँ से x क्या निकलेगा, y स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो x कब मतलब x के को रियल होने के लिए y पर कोई कंडीशन नहीं है ना, y यहाँ से क्या हो सकता है, पूरा रियल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा रहता तो हम लोग बोलते कि वाई स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए x के रियल होने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ना। x के रियल होने के लिए y का कुछ भी मान डाल दें हम यहाँ पे, x पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो y यहाँ से रियल आया, तो एक वहाँ से रियल आया और यहाँ से 0 से बड़ा, तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि निगेटिव में तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो सकता। यहाँ ई बोल रहा है कि y निगेटिव भी चलेगा ये यहाँ पे, लेकिन ये बोल रहा है कि y निगेटिव नहीं चलेगा 0 से बड़ा। दोनों का इंटरसेक्शन मानते, दोनों का बात मानते, तो दोनों का बात मानेंगे तो कहाँ पे दोनों का बात माना जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। ठीक है, पांचवा बोल रहा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, इसका डोमेन एंड रेंज निकालने के लिए। ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है, y इक्वल टू मोड ऑफ एक्स को हम लोग क्या जानते हैं, एक्स होता है कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स होता है कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस एक्स होता है जब कब x का वैल्यू लेस देन 0। तो यही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि y, इसको मान लेंगे y एफ एक्स रखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होगा कब, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी यहाँ से आ गया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो ये करा, और माइनस में x माइनस 1 होगा कब, जब x माइनस 1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना, कब, जब x का वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, तो ग्राफ खींच देते हैं, एक y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का, तो आपको पता है y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ तो सिंपल है कि एक डब्बा बनाएंगे, एक्स वाई, एक से बड़ा वैल्यू डालना है, एक भी डालेंगे तो एक डालने पे 0 आ जा रहा है यहाँ पे, और 2 एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1, तो 1 0। तो ये ग्राफ खींचते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 और नीचे -1 -2। ठीक है, तो x1 पे y0 है, x1 पे y0, तो एक 1 0 यहाँ मिला, और 2 1, x2 तो y1 यहाँ, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है,
ये तो y इक्वल टू एक्स माइनस वन का, और y इज इक्वल टू वन माइनस एक्स का ग्राफ कैसे जाएगा, एक्स वाई, तो इसमें वन से छोटा वैल्यू लेना है तो जीरो ले लेते हैं, जीरो पे क्या वैल्यू आएगा इसका वन, और एक्स अगर हम माइनस वन ले लेते तो y का वैल्यू टू आ जाएगा, यानी x जीरो पे y वन है यहाँ है, और x माइनस वन पे y टू है यहाँ है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ कहाँ तक जाएगा, वन से कम तक, वन से कम, वन पे यहाँ वाला नहीं, वन देखिए वन पे ये ग्राफ आ चुका है, ये ग्राफ वन पे नहीं गया, वन से जस्ट कम मतलब 0.9 तक, 9999 तक, तो ये दोनों ग्राफ टच कर जाएगा, ये एक के जस्ट पहले तक रहेगा, ये एक से चालू है। तो इसका क्या आ रहा है, डोमेन देख रहे हैं ना, डोमेन, डोमेन तो आर है पूरा, इधर माइनस इन्फिनिटी जाएगा, इधर इन्फिनिटी चल जाएगा, लेकिन रेंज, रेंज जीरो से, वाई का वैल्यू जीरो से नीचे नहीं ना है, ग्राफ, ग्राफ तो नीचे नहीं है, ऊपर है, यहाँ से जीरो से ऊपर है वाई का वैल्यू, तो रेंज क्या होगा, जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, आर टू आर पे एक फंक्शन है, तो इसका डोमेन, इसका रेंज निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो देखते हैं इसका रेंज कैसे निकलेगा। इफ़ जैसे ये, इसका क्या मतलब हुआ कि x का वैल्यू अगर हम डोमेन में डाल रहे हैं तो ये ऐसा बन रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह से दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बट अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, यही है। तो इसको हम y मान लेते हैं ना, ताकि हम लोग को इसका रेंज कैसे निकालते हैं। अब x को y के रूप में लिखते हैं, ठीक है, x को y के रूप में लिखते हैं। एक तो यहाँ से देख रहे हैं कि ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो y का जो वैल्यू होगा कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। जैसे कि कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना, तो ऊपर भी पॉजिटिव है और नीचे पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं, जीरो भी हो सकता है ऊपर वाला, नीचे वाला कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसका मतलब है यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि y का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, y का वैल्यू यहाँ से कब दिख रहा है, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये एक पहला कंडीशन है जो देख के भाई कॉमन सेंस से हम लोग को पता चल रहा है कि ऊपर एक्स स्क्वायर है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, नीचे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, वन भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही है, तो ये वैल्यू कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एक दूसरा, अब हम लोग y को, x को y के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इधर लाएंगे, उधर ले जाते हैं इसको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस वाई, ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, तो y अपॉन वन माइनस वाई और रूट में ये प्लस माइनस चलेगा यहाँ पे, समझ रहे हैं ना कैसे, ये वन माइनस वाई नीचे गया और एक्स स्क्वायर उधर जाता है तो रूट चढ़ता है, तो हम लोग को पता है ना कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है तो एक्स का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस रूट 4, ठीक है। तो ये, तो अब एक्स का वैल्यू रियल है ना, तो यहाँ एक्स का वैल्यू रियल है ना, तो एक्स का वैल्यू रियल होने के लिए एक्स को डिफाइन होना पड़ेगा, और एक्स डिफाइन कब होगा, जो y अपॉन वन माइनस वाई को क्या होना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y अपॉन वन माइनस वाई को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वन माइनस वाई को क्या उधर ले जाकर गुना कर दें, तो उधर ले जाकर गुना कर देंगे तो y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, ये उधर जाके जीरो, ये उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो गया। ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं, जैसे देखिए, अगर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, अगर हम दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
ठीक है, इक्वल टू नहीं लगाते, ऐसे वो भी सही था। उसका मतलब होता है या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर, तो बड़ा है ना, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, तो बड़ा है तो ये चलेगा। लेकिन अभी ऐसे रखते 3 ग्रेटर देन 2 है, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन अगर दोनों तरफ हम -2 मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा -6 और ये क्या हो जाएगा -4। तो क्या अब ये इनइक्वलिटी सही रहा, ये पलट जाना चाहिए ना, यानी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होने से इनइक्वलिटी पलट जाता है, ऐसे रहता है वो इस तरह से हो जाता है, ग्रेटर देन लेस देन हो जाता है। तो ये गलत हो जाएगा ना, अगर ये दोनों तरफ हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वलिटी चेंज होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो अभी गलत है, -6 थोड़ी बड़ा नहीं ना होता है -4 से, -4 बड़ा होता है। तो हमको यहाँ पता नहीं है ना कि 1 - y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हम इसको इनइक्वलिटी के उधर ले जाकर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमको देखना होगा, तो हमको कुछ ऐसा क्या करते हैं यार, 1 - y ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा कि ये 1 - y का होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे, जिसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब इसका वैल्यू नीचे वाले का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा ना। y की किसी भी वैल्यू के लिए इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई हम उधर कभी, मतलब ये कभी निगेटिव नहीं ना हो सकता है, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, अब इसको हम ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आया y इंटू 1 - y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना हम लोग सीखे थे पिछले क्लास में ही, कि इसका रूट देखते हैं ये कहाँ कहाँ पे 0 है, 0 पे और 1 पे। तो 1 से बड़ा नंबर डालते हैं, 5 डाल रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, 0 और 1 का बीच का वैल्यू डालते हैं 1/2, तो 1/2 यहाँ डाले तो 1/2 और 1 - 1/2 1/2, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। 0 से छोटा -1 डाले तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव आया, तो पॉजिटिव वैल्यू आया और ये इस पे 0 है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया y का वैल्यू 0 से 1, वहाँ पे क्या आया था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आया 0 और 1, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये बोल रहा है 0 से ऊपर हमेशा y डिफाइंड है, ये बोल रहा है नहीं 0 से ऊपर है लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों का बात मानेंगे ना। तो दोनों का बात मानने के लिए एक काम करते हैं, ये 0 है ये 1 है, वो ऊपर वाला बोल रहा है कि 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, मतलब ये दूर तक जा सकता है, ये बोल रहा है कि 0 से 1 के बीच में, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला यहाँ से यहाँ तक ना, तो जो रेंज होगा वो 0 से 1 होगा, ठीक है, 0 से 1, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, दो फंक्शन दिया हुआ है R टू R पे, एक f और g, तो दोनों का तो डोमेन सेम ही है ना R, तो ये जुट सकता है, घट सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जोड़ देना है, तो सिंपल है, 1x + 1 में 2x - 3 जोड़ देना है, तो ये 3x - 2 हो जाएगा। इसमें जोड़ दे, f में से g सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो 2x + 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 - x, ठीक है, और ये हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई 2x - 3, लेकिन यहाँ कंडीशन लगेगा कि 2x - 3 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी x 3/2 नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके, तो एक फंक्शन है z से z पे, इंटीजर से इंटीजर पे, ठीक है, f(x = ax + b), तो a और b का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो z से z पे एक फंक्शन है, देखते हैं इसके, अगर ये फंक्शन है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे f(x) का वैल्यू 1 है, x के किस वैल्यू के लिए, x के 1 के लिए f(x) का क्या वैल्यू है 1, यानी f(x) का वैल्यू 1 है कब, जब x का वैल्यू 1 है, तो 1 x की जगह पे रखेंगे तो एक इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है। एक यहाँ से ले लेते हैं या यहाँ से उठा लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है कि
एफ एक्स का वैल्यू -1 है कब, जब एक्स का वैल्यू 0 है। तो एफ एक्स का वैल्यू -1 है कब, जब एक्स का वैल्यू 0, तो ये हट जाएगा। तो यहाँ से b क्या आ गया, सीधे यहाँ से b निकल रहा है -1। इसको पुट करेंगे 1 में, पुट b इन 1, तो 1 इज इक्वल टू, यानी a -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, a क्या हो जाएगा 2। यहाँ से आंसर आ गया a 2 b -1। ठीक है, सिंपल है ये, तो एग्जाम्पल में भी था ऐसा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक रिलेशन है n टू n पे, रिलेशन है ऐसा, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट ए बी इज इक्वल टू, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो कह रहा है क्या ए जो है वो आर में, आर का मेंबर होगा, एक रिलेशन का मेंबर, ऑर्डर पेयर रिलेशन का। तो चेक करना पड़ेगा ना, ए और ए का वैल्यू n है, तो ये तो पहला सेटिस्फाई है कि ए जो है वह n में है, ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसको, क्या a इज इक्वल टू ए स्क्वायर है सारे n के लिए, ऐसा होता है क्या कि कोई भी n को उठाए तो वो और उसका स्क्वायर एक ही होता है। ये सिर्फ 1 और -1 पे होता है ना, कि 1 का, सॉरी -1 पे नहीं, 1 पे, कि 1 का स्क्वायर किए तो 1 हुआ, और 0 पे भी 0 का स्क्वायर किए तो 0 हुआ। बाकी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना, 2 और 2 का स्क्वायर सेम नहीं ना होता है। तो ये सिर्फ ओनली ट्रू फॉर 0 एंड क्या 1, नॉट फॉर ऑल, नॉट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n। सो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स, नॉट ट्रू। ठीक है, ये रिलेशन का हिस्सा नहीं है, ये फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n के लिए नहीं है। अगर यहाँ पर बोला था फॉर ए बिलोंग्स टू 0 एंड 1, तब ये सही था, तब ये इसमें शामिल हो सकता था, अभी नहीं होगा। ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n के लिए नहीं होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई करेगा कि बी ए बिलोंग्स टू आर। देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब है कि आर के सारे नियम को ये फॉलो करेगा। कहने का मतलब है कि ए बी बिलोंग करेगा एन में। ठीक है, सही है। दूसरा है कि ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। अब ये क्या, ये इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई कब होगा, जब ए बी बिलोंग्स टू एन। तो ये तो है, ये नियम इससे हो जा रहा है। लेकिन b इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या a इज इक्वल टू बी स्क्वायर होने से b इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है? नहीं, ये भी सिर्फ 0 और 1 के लिए एप्लीकेबल है। 2 का स्क्वायर 4 होने से क्या ये हो जाता है कि 4 का जैसे 4 का 2 स्क्वायर होने से ये हो जाता है कि 2 जो है वो 4 का भी स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। देखिए 2 और 4 पे अप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ 1 पे अप्लीकेबल हो सकता है, 0 पे हो सकता है, -1 पे हो सकता है क्या, -1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो 1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर नहीं, -1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर तो होता नहीं है। तो ये नहीं अप्लीकेबल है, सिर्फ 0 पे अप्लीकेबल है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, नॉट ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, ये आर रिलेशन से है, बी सी भी रिलेशन में है, तो क्या ये दोनों के होने से इम्प्लाई कर रहा है कि ए सी भी रिलेशन में होगा? तो देखते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर है तो इसका मतलब ए बी इन दोनों नियम को फॉलो करेगा, एन में होगा और ए इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, ये भी फॉलो करेगा, बी सी बिलोंग्स टू एन होगा, ये अगर रिलेशन में है तो ये इन दोनों नियम को फॉलो करेगा, और मतलब बी और सी नेचुरल नंबर में होगा और बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर होगा। तो क्या इसके होने के लिए तो ए सी बिलोंग्स टू एन होना चाहिए और ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर और बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर होने से ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर हुआ? देखते हैं, यहाँ से बी का वैल्यू उठा के यहाँ डाल देते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, ए इज इक्वल टू बी का वैल्यू है सी स्क्वायर और सी स्क्वायर का स्क्वायर, ए इज इक्वल टू क्या आया, सी का पावर 4। यहाँ क्या होना चाहिए इसके लिए, ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर,
तो ये इसलिए ये नॉट ट्रू, ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसको मेंबर होने के लिए ये नहीं, ये कंडीशन होना चाहिए ना, लेकिन कंडीशन क्या हो रहा है, ए इक्वल टू सी टू द पावर 4, तो ये सत्य नहीं है, ये मेंबर नहीं होगा इन दोनों के होने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ए और बी दो सेट दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 होगा ना, 1 2 3 4 होगा। हाँ, तो ए और बी दो सेट दिया हुआ है और एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो सेट है ऑर्डर पेयर का, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, दिखाने के लिए। तो हम लोग मैपिंग करा कर देख लेते हैं। 1 2 3 4 1 5 9 11 15 और 16। ठीक है, तो 1 जुड़ा हुआ है 5 से, 2 जुड़ा हुआ है 9 से, 3 जुड़ा हुआ है 1 से, 4 जुड़ा हुआ है 5 से, और फिर 2 जुड़ा हुआ है 11 से। ठीक है, तो रिलेशन क्या था, रिलेशन था सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट। तो ए क्रॉस बी में तो सारी आ जाते हैं, एक 1 से जुड़ा हुआ है, 5 से 9 से 11 से सबसे जुड़ा हुआ है, तो ये ए क्रॉस बी के तो सबसेट है। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब है कि पहला एलिमेंट ए का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बी का होना चाहिए, पहला एलिमेंट ए का, दूसरा एलिमेंट बी का है, सब है। और ए और बी के बीच में, फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, तो वो रिलेशन तो हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन एक सबसेट है ये ए क्रॉस बी का। तो क्या रिलेशन होने के लिए बस सबसेट हो गया अब तो रिलेशन हो जाएगा? हाँ, सबसेट हो गया तो रिलेशन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग रिलेशन को कार्टेशियन रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि नहीं लिख पाएंगे मतलब हमको जैसा लग रहा है, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं लग रहा है। जैसे 1 ये 5 1 का 5 गुना है, लेकिन 2 5 गुना नहीं है ना, 9 2 का तो 5 गुना नहीं है, तो क्या रिलेशन बनाए हम सेकेंड रिलेशन का? जैसे हम बात कर रहे हैं कि y इज इक्वल टू, क्या हम x प्लस 4 कर दे तो ये पहला सेटिस्फाई करेगा लेकिन दूसरा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है ना, मतलब ऐसा कुछ सेट बिल्डर फॉर्म लिख दें ताकि वह सेटिस्फाई कर जाए सारा ये ऑर्डर पेयर। इसमें ऐसा कोई बन नहीं पा रहा है, लेकिन ए क्रॉस बी का तो सबसेट है ना ये, तो रिलेशन है। ठीक है, भले हमको रिलेशन नहीं मिल पा रहा है, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, तो हम लोग पढ़े थे कि रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नीचे रिलेशन के डिफिनीशन के नीचे लाइन लिखा हुआ है कि रिलेशन को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन रोस्टर फॉर्म का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा बोला है कि ये फंक्शन है नहीं है, दिखाएं। फंक्शन क्यों नहीं है? सीधे दिख रहा है कि यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है ना, और यहाँ मैपिंग में देख रहे हैं कि एक ही एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है बी में, इसलिए यह फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट का 2 इमेज बन रहा है। या फर्स्ट जो एलिमेंट है वो रिपीट कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन नहीं, सॉरी फंक्शन नहीं है, रिलेशन है। रिलेशन इसलिए है क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ जेड क्रॉस जेड इस तरह से डिफाइन किया गया एक फंक्शन। ठीक है, ए बी ए प्लस बी, फंक्शन नहीं बोलेंगे, एक रिलेशन बोलेंगे इसको। इस तरह से रिलेशन एक डिफाइन किया गया जेड से जेड पे। तो पूछा गया है कि क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन होने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि ए को 1 ले लेते हैं और बी को कुछ 2 ले लेते हैं, तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। जैसे ये तो 1 2 3 4 होगा ना, डॉट डॉट डॉट, सॉरी जेड है तो इंटीजर्स है ना, तो माइनस में भी होगा ऊपर, क्या दिक्कत है?
-1 ऊपर डॉट 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 0 1 2 3 4, यहाँ भी -1 0 1 2 3 4, कुछ कुछ होगा इस तरह से। तो अगर हम ए को 1 ले, बी को 2 ले, तो ए बी क्या आएगा 2, और 2 का इमेज इसमें क्या होगा 3। उसी तरह दोनों का प्रोडक्ट -1 भी हो सकता है ना, जैसे 0 ए 0 ले लिए, बी 1 ले लिए, तो 0 × 1 कितना हो गया 0, और 0 का क्या मिलेगा एलिमेंट 1, ठीक है। और इसी तरह सारा का कुछ का मिल जाएगा, जैसे ए 1 ले लिए और बी 1 ले लिए, तो 1 का क्या हो जाएगा 2। इस तरह से सबका एलिमेंट मिल रहा है। अब कुछ एक पार्टिकुलर जगह पे जाके देखेंगे, जैसे एक 6 ले लेते हैं, मान 5 कुछ 5 भी रखेंगे, ऐसा नहीं 5 को छोड़े हैं, हम 6 पर देख रहे हैं कि 6 में अगर हम 6 कैसे आएगा, अगर हम ए 5 ले लें और बी 1 ले लें, तो चलिए 5 ले लेते हैं। ये कुछ ऐसा लेंगे कि एक का 2 इमेज आ जाए। तो 4 और 2 ले लेते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 का 6 और 5 का 6। देखिए ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो अगर हम ए 5 और बी 1 ले, तो 5 × 1 यहाँ क्या हो जाएगा 5, और इसका क्या हो जाएगा 6, 5 का इमेज 6। और अगर हम ए 4 ले और बी 2 ले, तो 8, नहीं वो भी तो सही ही है। ऐसा कुछ एग्जाम्पल देखना होगा ताकि हमको प्रोडक्ट करने पर वही आए और जोड़ने पे कुछ और आए। थ्री 2 जा 6, हाँ सही है। देखिए 3 और 2 ले लेते हैं, ए 3 ले लेते हैं, बी 2 ले लेते हैं, तो ये जोड़ने पे गुना करने पे कितना आ रहा है 6, और 6 का इमेज कितना आएगा जोड़ने पे 5। ये 4 था, ये 5, ये 6, 5 का तो 6 से जुड़ा हुआ था, कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 का यहाँ 3 और बी 2 लिए, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 6 और ये हो गया 5, तो 6 का जुड़ा हुआ है 5 से, ठीक है। अगर हम 6 और 1 ले, तो 6 × 1 6 ही होगा, और ये कितना आ जाएगा 7। 6 का यहाँ पे नीचे 7 लिख देते हैं, तो 6 का क्या आ रहा है 7, नीचे डॉट डॉट और जाएगा ये सब। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना 2 इमेज आ गया, 6 का 2 इमेज आ रहा है, तो ये फंक्शन नहीं ना होगा। यहाँ पे 6 का 2 इमेज आ रहा है, ए 6 और 1 लेने पे, और अगर ए हम कितना लिए थे 3 और 2 लिए थे, तो ये 7 आया था और ये 6 आया था, 3 2 5 आया था, 3 और 2 5 आया था। तो यहाँ पे एक एलिमेंट का 2 इमेज मिल रहा है, इसलिए यह फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। कोई चीज़ हमको जैसे बोला कि क्या ये फंक्शन होगा, तो ऐसा हम लोग सारा देखें कि क्या एक एलिमेंट का 1 इमेज आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एक एलिमेंट का 2 इमेज आ रहा है। यहीं से पता चल रहा है, सोचेंगे कि थोड़ा सा ऐसा क्या ले ले कि प्रोडक्ट सेम है और जोड़ने पे अलग अलग आ जाए। तो 3 2 6 1 प्रोडक्ट सेम आ रहा है लेकिन इमेज अलग अलग आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि ए है 9 10 11 12 13, एक फंक्शन है एफ ए से एन पे, ठीक है। ए हो गया हमारा 9 10 11 12 13, और ये हो गया हमारा n 1 2 3 4 5 6 7 8, और बोला है कि एफ एन जो है, एफ एन हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। चलिए तो 1 लेते हैं, हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो अगर हम f9 निकाले तो हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9 कितना होता है 3। उसी तरह f10 ले तो हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 क्या होगा
10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 होगा। उसी तरह F11, 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 ही होगा। 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर यहाँ नीचे नीचे 9, 10, 11 भी है और डॉट 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 बहुत सारा है, ठीक है। तो 11 का तो 11 होगा ना। 12 का क्या होगा? 12 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर 3 है ना, ठीक है। 13 का तो 13 ही होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 9 का मिला एक इमेज, 10 का भी एक इमेज, 12 का भी एक इमेज, 13 का भी एक इमेज, तो ये फंक्शन है, ठीक है। हाँ, तो बोल रहा है कि फाइंड द रेंज। तो रेंज क्या क्या आया? 3 आया, 5 आया, नीचे 11 आया और 13 आया, ये रेंज, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब अगले क्लास से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने से पहले एक बार एग्जाम्पलर बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।